Hello everyone, welcome to Adenkel. So today we are going to start revision summary of transition element part 5 for IIT JAM chemistry. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम यादराम धानका है। I did my masters in chemistry from ISC Bangalore. I have qualified IIT JAM 2 times CSIR NET JRF GATE 2020 and I am currently research scholar at my institute. I have teaching experience around 2.5 years and I am your subject matter expert of IIT JAM chemistry. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट 4 तक हमने देख लिया था, ये पार्ट 5 है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो हमने VBT कवर कर लिया है, CFT कवर कर लिया है, CFSE हमने देख लिया था। CFSE के बहुत सारे क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, कलर देख लिया है, ठीक है, GTD हमारा हो गया है और मैग्नेटिक मोमेंट भी ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 1 और 2, एक्सपेक्टेड मार्क्स वही 2 to 4 और डिफिकल्टी लेवल है इजी टू मॉडरेट, ठीक है। बाद में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ CFSE के बाद में इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था JTD। जब हम VBT पढ़ रहे थे तब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स था, वो था CuNH3,4,2+। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था आपको sp2d ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो पढ़ लिया बट हमने ये एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज हम ये स्टडी करते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4,2+। प्रैक्टिकली दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुझे पता लगा इसकी पिक्चर लेके कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो पोलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो Cu2+ है उसकी 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है। 3d में 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, 4s0 और 4p0, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीडाइज करवा दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। उन्होंने कहा कि ये एक d का ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्सिंग करके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया स्क्वायर प्लेनर। बट ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि Cu2+ इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज करके Cu3+ नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+ एंड Cu3+ बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो अभी देखेंगे। तो Cu2+ इज मोर स्टेबल। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन थी, थ्योरी थी, ये गलत हो गई पोलिंग की। फिर एक हगिंस साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि Cu2+ 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्यों करवा रहे हैं, आप सिंपल यहीं से हाइब्रिडेशन करवाइए। तो एक s का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल मिक्सिंग करके sp2d हाइब्रिडेशन करते हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा हाइब्रिडेशन आपने कभी सुना है कि एक ऑर्बिटल तो वैकेंट रह गया, बाकी हायर एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स हो गए। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो थ्योरी है, it blasts because hybridization occurs between the orbitals of comparable energy. comparable energy रही नहीं क्योंकि p ऑर्बिटल हमने वैकेंट रख दिया और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल था d उसको हमने मिक्स करवा लिया। तो देखो कैसे होता है ये। Cu2+ की कॉन्फ़िगरेशन है 3d9। तो JTD में हमने पढ़ा था 3d9 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, Z आउट डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है CuNH3,4,2+, ये इस फॉर्म में होता है। तो इसमें होता है फिर Z आउट डिस्टॉर्शन। Z आउट डिस्टॉर्शन होगा तो क्या होगा, अलोंग द Z एक्सिस वाले जो लिगेंड्स होंगे उनकी मेटल लिगेंड डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी रेस्ट ऑफ द 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि sp2d हाइब्रिडाइजेशन जो है, इट एक्सप्लेन्स इट्स शेप मोर एक्यूरेटली, देयरफॉर इट प्रूव्स दैट hybridization is just a theory to explain the shape of molecules and not a real phenomena. देखो sp2d हाइब्रिडाइजेशन जो हम बता रहे हैं इसका, ये जो है इट एक्सप्लेन इट्स शेप मोर एक्यूरेटली। इसकी शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर आ रही है। जब हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी शेप पता कर रहे हैं तो इसकी शेप आ रही है स्क्वायर प्लेनर। क्यों आ रही है, क्योंकि जो S2 के जो 2 लिगेंड्स है ना, वो इस पिक्चर में आ ही नहीं रहे, वो इतने दूर हो गए हैं
जेड आउट डिस्टोर्शन के कारण कि वो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली की पिक्चर ले रहे हैं तो इस पिक्चर में वो आ ही नहीं रहे, हमें क्या दिख रहा है, बस हमें 4 लिगेंड्स दिख रहे हैं, NH3 के ये 4 लिगेंड्स दिख रहे हैं, तब हमें पता लग रहा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये। तो इसमें इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जेड आउट डिस्टोर्शन होता है। इस जेड आउट डिस्टोर्शन के कारण क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रियल कॉम्प्लेक्स था sp3d2, इसमें तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d2, और ये हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसका हाइब्रिडेशन हमने बताया sp2d। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स से ये प्रूव होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये जस्ट एक थ्योरी है, ये कोई रियल फिनोमेना नहीं है कि एक s का ऑर्बिटल 3 p के ऑर्बिटल मिक्सिंग करके 2 d के ऑर्बिटल मिक्सिंग करके sp3d2 हाइब्रिडेशन कर रहे हैं। ये जस्ट एक थ्योरी है, ये कोई रियल फिनोमेना नहीं है। हाइब्रिडेशन को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारी जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जेड आउट डिस्टोर्शन होता है, दैट इज व्हाई इट कन्वर्ट्स इनटू दिस कॉम्प्लेक्स, और इसका होता है sp2d हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें एग्जाम में याद रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2d हाइब्रिडेशन। बट इसमें जब H2 के लिगेंड्स अटैच होते हैं, इसमें होगा sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, जेड आउट टाइप होता है, तभी तो ये H2 के लिगेंड्स इतने दूर हो जाते हैं अलोंग द जेड एक्सिस कि पिक्चर में आते ही नहीं है, टेट्रागोनली इलॉन्गेटेड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्स में ये है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन कॉपर 2+ is unstable because John Taylor distortion causes strain into chelating along z axis। अब देखो इथिलीन डाइअमीन जो एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, ये क्या होता है NH2, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड है तो चिलेटरिंग फॉर्म हो गई। अब देखो इसमें जेड आउट डिस्टोर्शन होगा क्योंकि Cu2+ 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो जब ये डिस्टोर्शन होगा तो ये अलोंग द जेड एक्सिस वाला जो लिगेंड है ये दूर जाएगा, मेटल लिगेंड डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो लार्जर बॉन्ड कॉजेस स्ट्रेन, तो ये जाएगा अनस्टेबल। ये जो लार्जर बॉन्ड होगी ना, इस चिलेटरिंग में क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट होगा चिलेट में, तो चिलेटरिंग अनस्टेबल हो जाएगी, और चिलेटरिंग अनस्टेबल हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स में भी जेड आउट डिस्टोर्शन होता है, इसलिए ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज मोर स्टेबल, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हमें ट्रांस का, दूसरा दिया हुआ सिस का, तो हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ट्रांस में आ गया ये H2O ऊपर, ये यहाँ, और ये हो जाएगा इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, और यहाँ भी इथिलीन डाइअमीन। ये तो ट्रांस वाला केस हो गया। सिस वाला बनाते हैं, ठीक है। सिस में क्या होगा, 90 डिग्री पाए जाएंगे, ये इथिलीन यहाँ बाइलेटेड लिगेंड है, और ये इथिलीन। अब देखो Cu2+ है दोनों ही केसेस में, Cu2+ में क्या होता है, जेड आउट डिस्टोर्शन होता है। अब देखो यहाँ से जब ये H2 अलोंग द जेड एक्सिस मेटल लिगेंड डिस्टेंस लार्ज होगी तो इस कॉम्प्लेक्स में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, H2 एक तरफ है और इस तरफ क्या है, इथिलीन डाइअमीन है, तो जैसे ही ये मेटल लिगेंड डिस्टेंस लार्ज होगी, इस चिलेटरिंग में क्या होगा, स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगी, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगी ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन, क्योंकि चिलेटरिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, बट इस केस में कोई स्ट्रेन नहीं है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगी। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मोर स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्रांस वाला, ठीक है। तो ये मैं बता सकते हैं इजीली, तो जेड आउट से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं जेड आउट डिस्टोर्शन की, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। तो जनरली क्या होता है, 3d9 d9 वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो कौन सा हो गया, Cu2+ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो पहला एप्लीकेशन है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो एक मेटल आयन है हमारे पास Mn+, इसमें क्या होगा, 6H2O लिगेंड अप्रोच करेंगे और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा MH2 6N+ प्लस हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये कैसे होती है, जब Mn+ मेटल आयन होता है और H2O लिगेंड जब इसको अप्रोच करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इस बॉन्डिंग में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ये रिलीज एनर्जी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। So hydration energy of a metal cation increases with increase in effective nuclear charge and decrease in ionic radii because these two factor brings the water molecule closer to the metal cation। तो कह रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट इंक्रीजेज विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम सिंपल चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और जेड इफेक्टिव।
बट इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल आयन, यानी आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब देखो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी प्लस क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टिमुलेशन एनर्जी से हम प्रेडिक्ट करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ। तो ये एक प्लॉट दिया हुआ है, इसमें देखो साइज जो है ना वो डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। अब साइज डिक्रीज होगा, आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हमें ये प्लॉट याद करना है। देखो Ca2+ में 0 D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है, Mn2+ में D5 और Zinc2+ में D10। अब देखो H2 जो है वो वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो देखो इनमें इन केसेस में D0 में D5 में D10 में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आई है, क्योंकि CFSE तीनों ही केसेस में क्या है, 0 है। CFSE 0 है, ये 0 हो जाएगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो देखो कैसे इंक्रीज हो रही है हाइड्रेशन एनर्जी, कैल्शियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर डिक्रीज होती है क्रोमियम, फिर और डिक्रीज हो जाती है Mn2+, फिर इंक्रीज होती है Fe2+, CO2+, निकल 2+, फिर कॉपर 2+, और फिर जिंक 2+। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो निकल 2+ की होती है। ठीक है, तो हमें बस फटाफट से जब भी कोई क्वेश्चन हो हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड हमें ये कर्व बना लेना है। इसमें हमें याद रखना है कि Ca2+ की, Mn2+ की और Zn2+ की जो CFSE है 0 होती है, इसलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। फिर हमें वेनेडियम 2+ को यहाँ पे रखना है और निकल 2+ की हाईएस्ट होती है। और इस तरह से हमें ये एलिमेंट्स फिल कर देना है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज की 0, फिर आयन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल की हाईएस्ट, फिर कॉपर और जिंक। ठीक है, ये हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। अब देखो नोट, दिस सेम कर्व इज एप्लीकेबल फॉर लैटिस एनर्जी एज वेल। तो ये जो सेम कर्व है ना यही लैटिस एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन चाहे हाइड्रेशन एनर्जी से आ जाए या फिर लैटिस एनर्जी से आ जाए, सेम ही ग्राफ होगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है CFSE का वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनल्स। तो पहले तो स्पिनल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। स्पिनल्स आर द मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड हैविंग द फॉर्मूला ऑफ Ab2O4 और AoB2O3। स्पिनल्स क्या होते हैं, मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड होते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Ab2O4। ठीक है, A एक मेटल है और B भी एक मेटल है और ऑक्सीजन ये ऑक्साइड आयन है। ठीक है, अब देखो जो ये दो मेटल है B वाले, ये हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, और जो एक A मेटल है ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। सो यहाँ पे क्या है, वेयर A ग्रुप 2 मेटल हो सकती है और ट्रांजिशन मेटल हो सकती है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो B मेटल है वो ग्रुप 13 मेटल हो सकती है या फिर ट्रांजिशन मेटल हो सकती है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये हमें याद नहीं रखना है, बस हम जनरली देख रहे हैं इसको। तो देखो ऑक्साइड आयनाइन जो है ना, दे फॉर्म ए क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड CCP और फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC लैटिस विद 4 octahedral voids एंड 8 tetrahedral voids पर Ab2O4 यूनिट। तो अगर मेरे पास एक Ab2O4 यूनिट है तो उसमें क्या होगा, ऑक्साइड आयन्स होते हैं ना वो CCP या फिर FCC लैटिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस लैटिस में क्या होता है कि 4 तो octahedral voids होते हैं और 8 tetrahedral voids होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद करते हैं, टोल टैक्स पे हम बताते हैं तो टोल पे क्या होता है, टैक्स कटता है 211 रुपीज का। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, TOL टोल 211। देखो जितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और उसके डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो लैटिस पॉइंट सपोज अगर मेरे पास 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 1 हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या जाएंगे, इसके डबल 2। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितने थे, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी सेम होंगे बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक Ab2O4 यूनिट में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो स्पिनल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल स्पिनल्स और एक इनवर्स स्पिनल। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। नॉर्मल स्पिनल क्या होता है, इन ए नॉर्मल स्पिनल A2+ आयन जो है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Ab2O4, A होता है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में और जो दो मेटल है जो कि B है वो होते हैं +3 ऑक्सीजन स्टेट में। तो कहता है कि जो A2+ आयन है ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो A2+ आयन जो ये है ये ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड B3+ आयन्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो B3+ आयन है ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, Thus normal spinels can be written as A2+। नॉर्मल स्पिनल कैसे लिख सकते हैं हम, A2+, B2 3+ O4। देखो A जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है, A2+ आयन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है और जो B3+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है। ठीक है, हमें ये नंबर इग्नोर करना है, 1/8 है या फिर हाफ है।
तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो यही हो गया। इसका एग्जांपल क्या क्या है, मैग्नीशियम Al2O4, MgCr2O4, NiCr2O4, Mn3O4 और CO3O4। तो A2 प्लस है वो टेट्राहेड्रल में जा रहा है, टेट्राहेड्रल में, और जो दो मेटल है B3 प्लस के वो जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में। इस तरह के स्पिनल को क्या कहेंगे हम, नॉर्मल स्पिनल। ठीक है, अब देखो इसका जो इनवर्स हो जाए उसको बोलते हैं इनवर्स स्पिनल। सो इन इनवर्स स्पिनल हाफ ऑफ द B3 प्लस आयंस, जो हाफ जो B3 प्लस आयन थे, अब देखो नॉर्मल स्पिनल में क्या था, B3 प्लस आयन ऑक्यूपाई करते थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बट यहाँ पे क्या है कि half of the B3 plus ions have exchanged places with all the A2 plus ions। ये जो आधे जो B3 plus ion है ना, वो उन्होंने A2 plus ion के साथ में एक्सचेंज कर लिया अपने प्लेसेस। तो B3 plus ion किस में जाएंगे फिर, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो A2 plus ion जिन्होंने भी अपना एक्सचेंज किया है वो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो ये इनवर्स स्पिनल हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स A2 plus ion occupy 1/4 of the octahedral voids। ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहे हैं A2 plus ion octahedral voids along with half of the B3 plus ion, whereas other half of the B3 plus ion they ions occupy 1/8 of the tetrahedral voids। तो B3 plus ion क्या कर रहे हैं, tetrahedral voids ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें नंबर पे ध्यान नहीं देना कि 1/8 कर रहे हैं 1/4 कर रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि नॉर्मल स्पिनल में जो A2 plus ion है वो tetrahedral voids ऑक्यूपाई करते हैं, जो B3 प्लस आयन है वो octahedral voids occupy करते हैं। But in the case of inverse spinel, B3 plus ion occupy tetrahedral voids and A2 plus ion occupy octahedral voids। ठीक है, तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट A2 प्लस फिर B3 प्लस फिर O4। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, CrFe2O4, Fe3O4, NiFe2O4, MgFe2O4, निकल Al2O4। ठीक है, देखो हमें इसके एग्जांपल इतने याद नहीं करने हैं, बट बस हम वैसे ही इंट्रोडक्शन के लिए से पढ़ रहे हैं। अब देखो इसको सिंपल याद करने का तरीका क्या है, नॉर्मल स्पिनल को इसका याद करने का तरीका, बोट में कभी ना कभी हमने सफर किया होता है, तो ये हो जाएगा बोट। जो B3 प्लस आयन है वो ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और जो A2 प्लस आयन है वो ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो बोट से हम याद रख सकते हैं नॉर्मल स्पिनल को, और जो इसका उल्टा हो जाए, इनवर्स हो जाए, वो इनवर्स स्पिनल हो जाएगा। तो B3 प्लस आयन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, A2 प्लस आयन ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये बोट से हम याद रख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा आयन कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो प्रिडिक्शंस करते हैं कि हम पता लगाएंगे कि नॉर्मल स्पिनल कौन सा है और इनवर्स स्पिनल कौन सा है। सो वेदर ए स्पिनल इज नॉर्मल और इनवर्स कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ CFSE, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ CFSE पढ़ रहे हैं, तो CFSE की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल स्पिनल कौन सा है और इनवर्स स्पिनल कौन सा है। Therefore we have to compare the CFSE in octahedral and tetrahedral environment for both A2 plus ion and B3 plus ions। हमें क्या करना होगा, हमें ऑक्टाहेड्रल के केस में और टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, हमें CFSE कैलकुलेट करनी पड़ेगी दोनों आयंस की। तो ये A2 प्लस आयन की कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल में भी और टेट्राहेड्रल में भी, और B3 प्लस आयन की कैलकुलेट करेंगे टेट्राहेड्रल में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। तो पहला केस है, इफ CFSE for B3 plus ion in octahedral voids is greater than that of B3 plus in tetrahedral and A2 plus in both the tetrahedral and octahedral voids, the spinel will be normal। ठीक है, तो कह रहा है कि जो CFSE जो है B3 plus ion की octahedral void में ज्यादा है, किससे, B3 plus ions की tetrahedral में और A2 plus ion की both tetrahedral और octahedral में। तो B3 plus ion की क्या होगी, CFSE ज्यादा होगी, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नॉर्मल स्पिनल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, CFSE for A2 plus ion in octahedral void is greater than A2 plus in tetrahedral and B3 plus in both the tetrahedral and octahedral voids, then spinel will be inverse। अब आप कहोगे सर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कब क्या हो रहा है। तो इसको सिंपल सा याद करने का तरीका वही है कि अगर B3 प्लस आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में उसकी CFSE ज्यादा है तो वो नॉर्मल स्पिनल होगा, और अगर A2 प्लस आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में इसकी CFSE ज्यादा है तो ये A2 प्लस आयन के ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा है तो ये इनवर्स स्पिनल हो जाएगा। फिर सेम बात है, बोर्ड से हमें याद रखना है कैसे कि B3 प्लस आयन की CFSE ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा है या फिर A2 प्लस आयन की CFSE टेट्राहेड्रल में ज्यादा है,
तो ये नॉर्मल स्पिनल हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी केस होगा वो इनवर्स स्पिनल होगा। ठीक है, तो हम अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से मैं अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल से लेते हैं। अब हमें देखो एक स्पिनल दिया हुआ है Mn3O4, तो Mn3O4 को मैं पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ, Ab2O4 वाली फॉर्म में। तो एक ए जो मेटल होगी यानी मैंगनीज मेटल होगी वो 2+ में होगी, और जो दो मेटल है Mn2 वो 3+ में होंगी। ठीक है, अब देखो ऑक्साइड आयन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब हम CFS कैलकुलेट करते हैं तो पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं होती है। अब देखो कैसे प्रेडिक्शन करनी है, एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल, दूसरी तरफ लिखेंगे टेट्राहेड्रल। Mn2+ आयन, Mn2+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D5। ठीक है, पहले ले लिया हमने Mn2+, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, T2G3 और Eg2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक है, अब इसकी CFS कैलकुलेट करते हैं। CFS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, -0.4 into TTJ के इलेक्ट्रॉन which are 3 प्लस EJ के इलेक्ट्रॉन which are 2 डेल्टा O। पेयरिंग एनर्जी तो इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो CFS हमारे पास 0 आ जाएगी, किसकी, Mn2+ आयन की ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल में देखते हैं किसकी, Mn2+ की। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है, ए ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं और T2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। तो ए में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए D5 के केस में, और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसकी भी CFS क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगी Mn2+ की बात। अब दूसरा मेटल लेते हैं जो Mn3+ है। Mn3+ में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D4। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो T2 में 3 इलेक्ट्रॉन और E में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये Eg में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, CFS कैलकुलेट करेंगे, -0.4 into TTJ के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 into EJ के इलेक्ट्रॉन डेल्टा O। तो CFS क्या जाएगी, -0.4 into 3 प्लस 0.6 into 1 डेल्टा O। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, ये -0.6 डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब Mn3+ की टेट्राहेड्रल में CFS निकालेंगे, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, D4 के केस में E में 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब CFS कैलकुलेट करते हैं। CFS कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, टेट्राहेड्रल में -0.6 E के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं, और प्लस 0.4 T2 के इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हो जाएगा प्लस 0.4 T2 के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डेल्टा T। ठीक है, तो CFS क्या हो जाएगी, -0.6 E के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 आ गया, प्लस 0.4 T2 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 2 है, 2 डेल्टा T। ठीक है, अब देखो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो डेल्टा O की फॉर्म में कर रहे हैं, डेल्टा O यहाँ है, डेल्टा O यहाँ है, और यहाँ पे डेल्टा O ही होगा, तब CFS 0 हो जाएगी वो तो। ठीक है, बट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डेल्टा T, तो डेल्टा T को डेल्टा O में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा CFS -1.2 प्लस 0.8 डेल्टा T हो जाएगा नहीं, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.4 डेल्टा T। अब डेल्टा T का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला 4/9 डेल्टा O यहाँ पे, तो -0.4 into 4 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा CFS -0.18 डेल्टा O। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने स्पिनल के Mn2+ Mn3+ की CFS कैलकुलेट किए ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। ठीक है, अब हमें देखना है कि CFS किस में ज्यादा है, और CFS का हमें देखना है मैग्नीट्यूड। हमें ये नहीं देखना कि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो देखो ये तो 0 हो गई, ये भी 0, यहाँ पे 0.6 है और ये 0.18 है, तो 0.6 इज हायर देन 0.18। तो Mn3+ कहाँ जा रहा है, और CFS किसकी ज्यादा है, 0.6 है डेल्टा O, ये Mn3+ की ज्यादा है, और Mn3+ कौन से वॉइड में जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो अभी हमने देखा था बोर्ड के कॉन्सेप्ट से कि जो B3+ आयन है, जो +3 आयन है ना, वो जाना चाहिए ऑक्टाहेड्रल में, और जो A है जो कि +2 है वो जाना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो +3 जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा और जो +2 है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, तो ये नॉर्मल स्पिनल होगा। ठीक है, तो Mn3+ है ना, ये कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है, तो ये किस तरह का स्पिनल हो गया, हेंस इट इज ए नॉर्मल स्पिनल। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है,
CO3O4। तो CO3O4 को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे Ab2O4 वाले फॉर्म में, तो क्या होगा CO2 प्लस CO2 3+O4। अब देखो जो ऑक्साइड आयन है वो CO3+ आयन के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वैसे तो जो ऑक्साइड आयन है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट CO3+ आयन के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे। सो CO3+ इज लो स्पिन इन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्साइड आयंस। तो क्या होगा यहाँ पे, वही ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दो तरफ लिखेंगे। CO3+ की कैलकुलेट करेंगे पहले। CO3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D6। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्यों, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम सिंपल CFSE देख रहे हैं। तो CFSE क्या होगा, -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O। ये हो जाएगी CFSE -2.4 डेल्टा O, ठीक है। फिर टेट्राहेड्रल में कैलकुलेट करेंगे। CO3+ D6 आयन है, तो E में 3 इलेक्ट्रॉन और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन। तो CFSE कैलकुलेट करेंगे -0.6 इंटू E के इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 0.4 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन 3 डेल्टा T। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -0.6 डेल्टा T को फिर कन्वर्ट करेंगे डेल्टा O में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 से, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा CFSE -0.27 डेल्टा O, ठीक है। ये तो हो गया CO3+ का। अब हम देखेंगे CO2+ का। CO2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D7। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये D7 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2^5 Ag2, ठीक है। और जब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -0.4 इंटू T2 इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 0.6 इंटू Ag इलेक्ट्रॉन 2 और डेल्टा O। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -0.8 डेल्टा O। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी E4 T2 3। तो CFSE क्या हो जाएगी, -0.6 इंटू 4 E के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन 3 डेल्टा T। तो CFSE आ गई -0.54 डेल्टा O, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि CFSE किस में ज्यादा है। तो हमें मैग्नीट्यूड देखना है, ये है 0.27, ये है 2.4, ये है 0.8 और ये है 0.54। तो CFSE ज्यादा है 2.4 इसकी। ये किसके है, CO3+ की। और CO3+ कौन से वर्ड में जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जा रहा है। तो बोट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे। ये जो B3+ आयन है वो अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाए और A2+ आयन है वो टेट्राहेड्रल वर्ड में जाए तो स्पिनल कैसा होता है, नॉर्मल स्पिनल होता है। यहाँ पे हमारा B3+ आयन क्या है, CO3+ आयन, और ये कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल में वर्ड में जा रहा है क्योंकि CFSE इसकी ज्यादा है। दैट इज व्हाई इट वुड बी ए नॉर्मल स्पिनल, ठीक है। तो सिंस CFSE for CO3+ is highest, which is -2.4 delta O in octahedral field, therefore CO3+ will occupy octahedral void and CO2+ will occupy tetrahedral voids. Hence, therefore CO3O4 will be a normal spinel, ठीक है। अब देखिए एक नोट है, in general the spinels having Fe3+ ions are inverse spinel। कि जो स्पिनल में Fe3+ आयंस अगर हो तो वो इन जनरल क्या होता है, इनवर्स स्पिनल होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है Fe3O4 का, ये क्या होता है, इनवर्स स्पिनल होते हैं क्योंकि इसमें क्या है, Fe3+ आयन है, ठीक है। ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इजीली। तब देखो IIT एग्जाम 2015 में क्या क्वेश्चन आया, द नॉर्मल स्पिनल अमंग द फॉलोइंग मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड्स। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ए में, बी में और सी में ये नॉर्मल स्पिनल। तो आपको ए में, बी में और सी में देखना है कि ये नॉर्मल स्पिनल है या फिर इनवर्स स्पिनल है, 3 ऑप्शंस। डी में आपको बता देता हूं, देखो चारों ही ऑप्शन में क्या है, Fe3+ आयन दिया हुआ है। अभी हमने देखा था कि Fe3+ आयन जहां पे होते हैं वो इनवर्स स्पिनल होते हैं, बट हमें पूछा क्या है, नॉर्मल स्पिनल पूछा है, ठीक है। तो आपको ए में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन देखना है कि नॉर्मल स्पिनल है या इनवर्स स्पिनल है। मैं आपको डी बता देता हूँ, ठीक है। डी में क्या है, Zn Fe2O4 है, ठीक है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक तरफ ऑक्टाहेड्रल दूसरी तरफ टेट्राहेड्रल, एक तरफ 2+ आयन और दूसरा है Fe3+ आयन, ठीक है। Zn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D10। D10 में जब CFSE कैलकुलेट करते हैं तो कितनी होती है, 0। और टेट्राहेड्रल की भी क्या हो जाएगी CFSE D10 में 0, ठीक है। Fe3+ आयन क्या होता है, D5 आयन, इसकी भी जो CFSE है वो क्या हो जाएगी, 0। और टेट्राहेड्रल में हो जाएगी CFSE 0। अब आप कहोगे सर सारे केसेस में CFSE 0 आ गई तो हम कैसे बताएंगे। तो देखो एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे कि जब Fe3+ आयन दिया हुआ हो इसके तो CFSE 0 होती है, ये तो हमें पता है।
बट इसके साथ अगर कोई ऐसा आयन दिया हो जिसकी CFSE 0 आ जाए, तो जिंक 2+ आयन दिया हुआ है जिसकी CFSE क्या है, 0 है, इसकी CFSE अगर 0 आ जाए इस आयन की, तो ये कैसा स्पिनल हो जाएगा, नॉर्मल स्पिनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होमवर्क है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आप करके देखना, सारे इनवर्स स्पिनल मिलेंगे आपको। यही एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नॉर्मल स्पिनल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और सिंपल सा था। हम इस, क्योंकि हम यहाँ से तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये भी Fe3+, Fe3+ और Fe3+ सारे इनवर्स हो गए, बट यही जो ऑप्शन है, क्योंकि Fe3+ के साथ में अगर कोई ऐसा आयन आ जाए जिसकी CFSE 0 हो, तो ये नॉर्मल स्पिनल हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा sp2d हाइब्रिडाइजेशन, जो कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है कौन से कॉम्प्लेक्स में, CuNH3 2+। ठीक है, इसमें sp2d हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको एग्जाम में जब ये आ जाए तो इसकी ज्योमेट्री तो स्क्वायर प्लेनर है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2d हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट ए थ्योरी, इट इज नॉट ए रियल फिनोमिना। ये एक रियल फिनोमिना नहीं है, बस एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है हमारी शेप को। ठीक है, और फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ CFSE, एप्लीकेशन ऑफ CFSE में हमने 2 चीजें देखी, एक पहली थी हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। आपको बस वो कर्व याद रखना है, निकल 2+ की हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो आपको कर्व याद रखना है, और ये हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा स्पिनल, स्पिनल 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल स्पिनल और इनवर्स स्पिनल। तो बोट वाले कॉन्सेप्ट हम याद रखना है, CFSE कैलकुलेट करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नॉर्मल स्पिनल कौन सा होगा और इनवर्स स्पिनल क्या होगा। ठीक है, तो Edancal is India's #1 ऑनलाइन कोचिंग फॉर IIT JAM, CSIR NET एंड NTUGC NET। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हैं। आज का मैं सेशन यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।